हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने इस वीडियो में 7 क्वेश्चन लिए हैं वो आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 एंड चैप्टर 7 इन सभी चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को पढ़कर ही आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन क्वेश्चंस को मिस कर दें और आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए और आपका क्वेश्चन छूट जाए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन हम समझते हैं। तो देखिए, बस इन 7 प्रश्नों को पढ़ लो, ठीक है 12th वालों, बस इन 7 प्रश्नों को पढ़ लो। देखिए एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सेकंड चैप्टर से है, जो कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता हो, लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें आपको थ्योरी भी बताया जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो आपको विभवांतर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है आवेश। ठीक है, आपको कार्य निकालना है, वर्क W। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है विभवांतर, तो विभवांतर को हम लोग डिनोट करते हैं V से। V हमें दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया गया है, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश। ठीक है, तो हमें आवेश दिया गया है Q। Q हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है पर कितना कार्य करना होगा, तो हमें W यहां पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था विद्युत विभव का। ठीक है, विद्युत विभव V = मैंने आपको बताया था W/Q। ठीक है, W/Q, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर दिया, लेकिन आपको ब्लू का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, W = क्या लिख सकते हैं, V × Q। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे W = V × Q, क्योंकि Q इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो V × Q, ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे वैल्यू, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो देखिए W = हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, Q की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁵। ठीक है, -5। अब देखिए यहाँ पर हम W आसानी से निकाल लेंगे, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए 50 का 2 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब यहां से हम W को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो W = हमारा हो जाएगा 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं 10⁻⁵, ये हमारा है। अब देखिए क्या होगा, देखिए 5 में से 2 चला जाएगा, ये 10⁻² है, ये -5 है, तो 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 10⁻³ जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, तो ये हमारा कार्य निकल गया। ठीक है, 10⁻³ जूल। तो आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर 50 वोल्ट हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर 10⁻³ जूल कार्य करना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये आपसे प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। देखिए, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। यानी कि आपको धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखना है और विशिष्ट चालकता का मात्रक भी निकालना है। तो देखिए विशिष्ट चालकता का एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा = होता है धारा घनत्व अपान विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व अपान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता आप लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिग्मा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इक्वल टू धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, तो जे अपान वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं ई से, तो जे अपान ई हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आया। देखिए धारा घनत्व को हम जे फिर डिनोट करते हैं वैद्युत क्षेत्र को ई से। ठीक है, अब यहां से हम विशिष्ट चालकता का मात्रक निकाल लेंगे। देखिए हमने विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में संबंध आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां से हम सिग्मा का मात्रक निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जे का मात्रक क्या होगा, चलिए समझते हैं। तो देखिए जे है धारा घनत्व, तो धारा घनत्व इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपान ए, आई अपान ए, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा का अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व, यानी कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा धारा में ये आपका होगा जे इक्वल टू आई अपान ए। ठीक है, धारा घनत्व का फॉर्मूला, जहां आई है धारा और ये है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए धारा का मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर प्रति, ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा होगा जे का मात्रक। देखिए एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो जे के स्थान पर हम लिख देंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ई क्या है, ई बताइए क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, यहां पर देखिए सिग्मा इक्वल टू हमारा बचेगा एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, अब प्रति को हम लिख सकते हैं अपान, यानी कि वही सेम चीज है, एम्पियर अपान मीटर, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर अपान वोल्ट। ठीक है, अपान वोल्ट। अब देखिए आप लोगों को पता है, यहां पर एक चीज तो पता ही है, देखिए यहां पर क्या होगा, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, एम्पियर का गुणा सबसे नीचे होगा तो एम्पियर हो जाएगा, और वोल्ट मीटर आपका इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर अपान, एम्पियर अपान, ठीक है, ये वोल्ट और मीटर का गुणा हो जाएगा, तो वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो हम एम्पियर अपान वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, और मीटर को क्या लिख देंगे, इंटू 1 अपान मीटर। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए जब एम्पियर का नीचे गुणा होगा तो एम्पियर ऊपर बचेगा, और नीचे मीटर और वोल्ट दोनों रहेगा, तो वोल्ट मैंने लिख दिया, इधर मीटर लिख दिया, कोई बात नहीं इससे। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैंने आपको यहां पर बताया था, शायद आप लोगों को पता भी हो, कि जो एम्पियर प्रति वोल्ट होता है किसका मात्रक होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध होता है, तो देखिए एम्पियर प्रति वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एम्पियर प्रति वोल्ट को हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, और 1 अपान मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही आपका मात्रक हो जाएगा सिग्मा का। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका सिग्मा का मात्रक हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक। अब आप लोग कहेंगे एम्पियर प्रति वोल्ट को आपने ओम इनवर्स क्यों लिखा, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि प्रतिरोध आर इक्वल टू होता है वी अपान आई, वी अपान आई। ठीक है, तो वी अपान आई होता है, तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो वी का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो आर का मात्रक क्या होगा, देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर है ये आपका, तो ये होगा ओम। ठीक है, ये क्या होगा, ओम है, लेकिन यहां पर एम्पियर प्रति वोल्ट है, तो हम क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, एम्पियर प्रति वोल्ट का ओम इनवर्स होगा, तो यही हो जाएगा आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक। या एक और इसी को हम लिख सकते हैं, सिग्मा का मात्रक क्या होगा, मोहो मीटर इनवर्स, इसी को हम लिख सकते हैं मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए, तो हमने लिखा विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू धारा घनत्व अपान विद्युत क्षेत्र, यानी कि सिग्मा इक्वल टू जे अपान ई। अब क्या लिखा है, इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए, तो विशिष्ट चालकता का हमें मात्रक निकालना है, तो देखिए जे है धारा घनत्व, इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ई है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, हमारा बचा नीचे एम्पियर प्रति मीटर अपान वोल्ट। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर अपान वोल्ट इंटू 1 अपान मीटर।
ठीक है, लिख सकते हैं। तो एम्पियर प्रति वोल्ट होता है ओम इनवर्स इक्वल टू एम्पियर प्रति वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, ये मीटर इनवर्स, ये आपका मात्रा निकल गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारे चौथे चैप्टर से है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि लंबी धारावाही परिनालिका है, उसके भीतरी अक्ष पर स्थित विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र का आपको सूत्र लिखना है। देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई अपान L, ठीक है, इंटू आई अपान L। ये फॉर्मूला होगा आपका लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र, जहां B है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता, N क्या है फेरों की संख्या, I है धारा, L है लंबाई चालक की लंबाई, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए N अपान L जो है यहाँ पर N अपान L, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्मॉल n के, ठीक है, स्मॉल n के। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर स्मॉल n क्या है, देखिए स्मॉल n है आपका स्मॉल यानी कि n अपान L क्या है, ठीक है, n अपान L है क्या, तो देखिए ये है परिनालिका के भीतर स्मॉल n इक्वल टू मैंने बताया n अपान L हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या n अपान L, ये है परिनालिका के भीतर, परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरे, ठीक है, लंबाई में फेरे हैं, ठीक है। यानी कि n अपान L क्या है, ये परिनालिका जो है उसके प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है n अपान L, ठीक है। तो इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं n अपान L को, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट, देखिए n अपान L के हमने स्थान पर बताया स्मॉल n, तो स्मॉल n हो जाएगा इंटू आई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट N आई, ठीक है। इस प्रकार से भी आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, ये हमारा मात्रक हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, चुंबकत्व एवं द्रव्य से। क्वेश्चन है कि नतिकोण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आपको डेफिनेशन याद करना होगा जो मैं बताऊंगा। देखिए नतिकोण क्या होता है, नतिकोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नतिकोण एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। अब इसका कोई मैं ट्रिक नहीं बता सकता, आपको इसी प्रकार से याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भंवर धाराएं जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडी करंट, ठीक है, एडी करंट्स। तो भंवर धाराएं क्या होती हैं, देखिए भंवर धाराएं, देखिए सन 1875 में फोको ने देखा, देखिए फोको ने इसकी खोज की थी भंवर धाराओं की, ठीक है। तो सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा, मान लीजिए कोई धातु है, उसका टुकड़ा एक छोटा सा हम लेते हैं और उसे किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, रख देते हैं, अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो। देखिए ध्यान से समझिए भंवर धाराएं क्या है। देखिए सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में वो धातु का टुकड़ा इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, ठीक है। तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं और इन धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है। चूंकि इसकी खोज फोको ने की थी इसलिए फोको के नाम पर इन्हें हम फोको धाराएं भी कहते हैं, ठीक है। तो इनका दो नाम है। तो ये समझ में आया, थोड़ा सा हार्ड है आप लोगों के लिए लेकिन ये आपको समझना है, ठीक है। देखिए सन 1875 में फोको एक जिन्होंने भंवर धाराओं की खोज की थी, उन्होंने देखा कि जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
ठीक है। तो क्या होता है, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो जो धातु का टुकड़ा है वो इस प्रकार गति करने लगता है कि उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें लगातार परिवर्तन होने लगता है और जो धातु का टुकड़ा है उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो धाराएं उत्पन्न होती हैं उस धातु के टुकड़े में वो धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं और इन धाराओं को ही हम भंवर धाराएं कहते हैं। और इसकी खोज फोको ने की थी, इसीलिए फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भंवर धाराएं का डेफिनेशन। ये आपको ऐसे ही याद करना होगा जिस प्रकार मैंने लिखा है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझना है, इसका भी डेफिनेशन आपको याद करना है। देखिए, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो स्वप्रेरण क्या होता है, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली है और उस कुंडली के से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में अगर हम परिवर्तन करें, ठीक है, तो क्या होता है, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कुंडली है, ठीक है, आप उसमें जो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है, 7वें चैप्टर से। देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। अब विभव का शिखर मान क्या होगा। ठीक है, तो देखियो, विभव का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग किससे नोट करते हैं। तो देखिए, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं VRMS से, VRMS से। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हमें शिखर मान निकालना है। ठीक है, तो शिखर मान को हम डिनोट करते हैं विभव का शिखर मान, विभव का शिखर मान। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V0 से। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है और यही हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए V0 इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, V0 यानी कि शिखर मान इक्वल टू VRMS इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, बस यही फॉर्मूला होता है, बस इसी पर हम रख देंगे, हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो शिखर मान क्या होगा, V0 इक्वल टू VRMS यानी कि विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान हमें दिया गया है 220 वोल्ट, तो हम लोग 220 लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, 2 लगा देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, बस यही हमारा निकल जाएगा विभवांतर का शिखर मान, विभव का शिखर मान। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा आपका आंसर था। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, विभव का शिखर मान इक्वल टू विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान अंडर रूट 2। ठीक है, बस इसी पर आपको रख देना है। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक का है। ठीक है, NCERT बुक का, तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने आपको इस वीडियो में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6 एंड चैप्टर 7 के क्वेश्चंस बताए। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।